स्विचिंग मॉसफेट दो, स्विचिंग मॉसफेट लगाओ तब मैं आगे काम करूंगा। लेकिन मैं अभी स्विचिंग मॉसफेट नहीं लगा सकता क्योंकि ये स्विचिंग मॉसफेट फिर से खराब हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में हम मेन पॉइंट बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा चार्जर आया है जो यूटीएल का है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये यूटीएल का एक चार्जर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से ख़राब होकर के आया था। तो मैंने इसे कुछ क्लीनिंग किया। देखिए, ये उल्टे सीधे कुछ लगे हुए हैं कंपोनेंट्स, तो इसको भी मैंने सही किया है। और किसी ने बहुत बुरी तरह से छेड़ा था। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्विचिंग मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहा है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ से स्विचिंग मॉसफेट खुली हुई है और इसमें उसका शिकायत ये था कि ये बार बार स्विचिंग मॉसफेट ख़राब हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो कि स्विचिंग मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और कैसे होता है, किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आज हम लोग इस बोर्ड पे एक जो सर्किट है, जो यूसी 3843 से बना हुआ एक सर्किट है, उस पे उसके पिनों पर कितनी वोल्टेज आती है और वो ओके कहेंगे या ख़राब कहेंगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन मेन मोटो ये मेरा रहेगा, 3843 आईसी के पिन वोल्टेज कैसे चेक करते हैं ये, और दूसरा है स्विचिंग मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहा है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, यानी किन किन बातों का ध्यान देना है जिससे स्विचिंग मॉसफेट ख़राब ना हो। अक्सर दोस्तों हमारे पास कई बार लोग पूछते हैं कि स्विचिंग मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहा है तो मैं उसे कैसे ठीक करूं। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि स्विचिंग मॉसफेट बदलने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस स्विचिंग मॉसफेट कहाँ लगा होता है ये फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्लेसमेंट खाली है, यहाँ पे 3 पिन बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं, 1 2 और ये 3, फिर 1 2 और ये 3। यहाँ पे 3 पिन का एक मॉसफेट और दूसरा भी मॉसफेट 3 पिन का ही लगता है। तो यहाँ पर जो मॉसफेट लगता है तो इसे स्विचिंग मॉसफेट कहा जाता है। तो ये स्विचिंग मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहा हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, साथ ही साथ इस पे वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्विचिंग मॉसफेट क्यों ख़राब होता है इसके बारे में पहले हम बता दें आपको। स्विचिंग मॉसफेट ख़राब होने का मेन रीज़न होता है 3-4। जैसे कि इसके वोल्टेज बढ़ जाए तो ख़राब हो जाता है, और एम्पियर बढ़ जाए तो ख़राब होता है, या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो ख़राब होता है। तो स्विचिंग मॉसफेट लगाने से पहले हमें ये सारे चीज़ एकदम एक्यूरेट शीशे की तरफ साफ़ होनी चाहिए, तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का स्विचिंग मॉसफेट ख़राब हो गया है, तो मैं इस स्विचिंग मॉसफेट को तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक इस पूरे सर्किट हमारा सही नहीं हो जाए। क्योंकि अगर हमारा स्विचिंग मॉसफेट, अगर मैंने बिना कुछ सोचे समझे, मान लीजिए कि स्विचिंग मॉसफेट ख़राब हो गई है, स्विचिंग मॉसफेट ख़राब हो गई है, तो मैं इसे तुरंत नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर मैं तुरंत बदलूंगा तो स्विचिंग मॉसफेट फिर से ख़राब हो जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो पहले आपको क्या करना चाहिए, इसका इम्पीडेंस नोट करना चाहिए कि इम्पीडेंस कितना आता है, और इसके गेट के पास जो लगे हुए कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चेक करना होता है। साथ ही साथ इसके गेट पे कितना पल्स या वोल्टेज आता है ये भी हमें जानकारी होना चाहिए, तब जा कर के ये हम दूसरा मॉसफेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए गेट का वोल्टेज कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तब भी ये स्विचिंग मॉसफेट को ख़राब कर देगा। साथ ही साथ मान लीजिए स्विचिंग मॉसफेट अगर घटिया क्वालिटी का आपने लाया है और उसको आपने लगा देंगे तो भी स्विचिंग मॉसफेट ख़राब हो जाएगा। इसके गेट के एम्पियर बढ़ जाए या ड्रेन का एम्पियर बढ़ जाए तो भी ये ख़राब हो जाएगा, या
अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए तो भी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास आप ये देख सकते हैं सारे इक्विपमेंट्स मौजूद है। जैसे मैं इसे सिग्नल चेक कर सकता हूँ कि कितना सिग्नल आ रहा है, इसे CRO कहते हैं या DSO कहते हैं, डिजिटल ऑसिलोस्कोप कहते हैं। तो इसके द्वारा हम सिग्नल भी चेक कर सकते हैं और इसके द्वारा हम एम्पियर और वोल्टेज दोनों चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी पे पूरी वीडियो होगी। पहले तो आपको मैं 3843 IC, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आप इस IC को देखिए, ये एक IC है 3843 नंबर की, जो कि एक ओसिलेटर IC है। तो इस चार्जर को हमें अगर ऑन करना है तो सबसे पहले इस IC को एक्टिव करना होगा। दोस्तों ये एक ओसिलेटर IC है 8 पिन की, ये बहुत ही पॉपुलर IC है। अक्सर ये चार्जर में दिखता है, UTL में भी दिखता है और दूसरे चार्जर में भी 3843 या 3845 IC का प्रयोग किया जाता है। इस IC का मुख्य काम क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस IC का मुख्य काम है 48 वोल्ट बैटरी से लेना या बैटरी वोल्टेज लेना और उसे 12 वोल्ट या 15 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे देना। तो पहले तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में कुछ बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, इस पर कितने कितने वोल्टेज आ रही है ये, और उसके बाद स्विचिंग मॉसफेट के ब्लोन होने के कारण और उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले मैं ये 3843 IC लगी है, इसके पिनों के बारे में बता दूं कि इसका पिन नंबर 1 जो एरर एम्पलीफायर है, पिन नंबर 2 जो वो भी एरर एम्पलीफायर है, पिन नंबर 3 PWM है, पिन नंबर 4 जो है ओसिलेटर या ट्रिगर पिन है, पिन नंबर 5 ग्राउंड है, पिन नंबर 6 जो आउटपुट है, पिन नंबर 8 रेफरेंस और पिन नंबर 7 सप्लाई पिन है। तो दोस्तों इस चार्जर को मैं ऑन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे बैटरी जोड़नी होगी। तो मैं इसमें बैटरी जोड़ने जा रहा हूँ। ये बैटरी का कनेक्शन मैं यहाँ पे कर दिया और करने के बाद मुझे MCB ऑन करना होगा और MCB ऑन करने के बाद पहले इसके कितने कितने वोल्टेज होते हैं मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ और ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसकी भी जानकारी आपको दे दूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC में रखना है और मुझे यहाँ पे सप्लाई चेक करनी। तो सप्लाई इसको कैसे चेक किया जाएगा इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले मुझे अगर इस IC की सप्लाई यानी 3843 की सप्लाई चेक करनी है कि 7 नंबर पे कितनी वोल्टेज आ रही है, जो कि इसकी सप्लाई पिन है, तो आप देखिए ये शंट रजिस्टर लगा हुआ है। ये एक शंट रजिस्टर है। इस शंट रजिस्टर के एक सिरे पे या बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है, जैसे कि आप ये देखिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल या ये काला वाला वायर जो बैटरी के निगेटिव से जुड़ा होता है आप यहाँ पे भी रख सकते हैं या ये जो ट्रैक यहाँ पे आकर के जुड़ा हुआ है इस पे भी रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ब्लैक परब रखने के बाद इसके पिन नंबर 7 पर वोल्टेज चेक करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 5, 6 और ये 7, यानी ये है 7। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए। ये देखना है कि 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं। देखिए दोस्तों लगभग 12 वोल्ट के आसपास आ रही है, 11.8। इसका मतलब है ये सप्लाई आ रही है यहाँ पे। अब हमें 7 के बाद सीधा 8 नंबर पिन पे चेक करना चाहिए। ये इसके बगल वाला पिन 8 नंबर पिन है जिसपे 5 वोल्ट रेफरेंस पिन कहते हैं इसे। इस पे हमें 5 के आसपास मिलना चाहिए। ये देखिए 4.9 वोल्ट आता है। उसके बाद जब ये रेफरेंस पल्स पिन नंबर 4 पे जाता है तो ये आपको पिन नंबर 4 है, यहाँ पे भी हमें कुछ वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें ये पता चल जाता है कि ऐसी कार्य कर रही कि नहीं। लेकिन अगर रेफरेंस वोल्टेज आया और इसके 4 नंबर पिन पे भी कुछ वोल्टेज मिला तो अब हमें 6 से आउटपुट प्राप्त होना चाहिए। तो जैसा कि ये 8 नंबर पिन है, ये 7 और ये इसके बगल में है 7, तो 7 नंबर पे ये हमें वोल्टेज मिल रही है। आप देखिए लगभग 0.2 वोल्ट के आसपास। यही वोल्टेज एक कंपोनेंट के द्वारा यहाँ पे आप देखिए ये एक मॉसफेट का पिन है। ध्यान से अगर देखें तो ये मॉसफेट का पिन है। तो ये गेट, ड्रेन और ये सोर्स है। दोस्तों यहाँ पे हमें गेट पे वोल्टेज कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए।
देखिए 0.2 के आसपास आ रहा है, ये फिर से मैं आपको दिखा दूं 0.2 के आसपास आ रहा। अब ड्रेन पे हमें ये वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये 48 वोल्ट से जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब है कि जब गेट और ड्रेन की वोल्टेज मिल रही है तो मुझे आउटपुट भी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो आउटपुट है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि आप मैं उलट के दिखा देता हूँ। ये एक ट्रांसफार्मर है, इसी का काम है 48 वोल्ट बैटरी के से लेना और उसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके देना। लेकिन इसके लिए मॉसफेट, ये मॉसफेट और ये ट्रांसफार्मर और इसके साथ लगे हुए कंपोनेंट जिम्मेवार होते हैं, डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो ये वोल्टेज अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वोल्टेज आपको अगर मैं टेस्ट करूँगा तो ये वोल्टेज आपको ये डायोड लग करके यहाँ से मिला हुआ है। ये आपको अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर रिले है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, या ये जो डायोड है यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं उसी डायोड वाले पॉइंट पे इस साइड में चेक कर रहा हूँ। तो ये वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए 12 के आसपास। देखिए 12 वोल्ट मिल गया, यानी ये इसका मतलब ये है कि ये 78 ये जो ओसिलेटर आईसी है जिसका नंबर है UC 3843 ये काम कर रहा है। और यहाँ पर एक मॉसफेट लगा है 640 IRF 640, ये भी काम कर गया। यानी ये हमें 12 वोल्ट बना करके देता है, देख रहे हैं आप। लेकिन अब हम यहाँ से अगर मैं वोल्टेज लूँ तो ये 17 वोल्ट हो जा रहा है। तो ये गलतियाँ आप करते हैं कि कहीं पर 18 वोल्ट बनने लगता है, 20 वोल्ट बनने लगता है, या आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता है। तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ग्राउंड इसको अगर मैं इसे चलाना चाहता हूँ तो मुझे ग्राउंड यहीं लेना होगा, यानी बैटरी का निगेटिव ही लेना होगा, तभी हमें परफेक्ट मिलेगा वोल्टेज। अदरवाइज ये वोल्टेज परफेक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सर्किट ठीक है। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये आपको पहले 7 नंबर पे सप्लाई, यानी इसका सीक्वेंस क्या है ये समझ लीजिए। पहले 7 नंबर पे हमें सप्लाई चाहिए, उसके बाद 8 नंबर से रेफरेंस पल्स चाहिए जो कि 5 वोल्ट के आसपास आएगा। फिर ये पहुंचता है 4 नंबर पिन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ये 6 से आउट हो जाता है, ये आपको पिन नंबर 6 यहाँ से आउट हो जाता है और गेट पे पहुंचता है। इसके बाद ये सर्किट काम करती। तो अब दोस्तों ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाता है ये भी जान लीजिए। 12 वोल्ट की सप्लाई अगर आप देखिए तो ये रिले पे जा रहा है। ये जो यहाँ पर रिले लगा है, रिले के कॉइल पे जा रहा है। तो ये रिले के कॉइल पे भी एक बार वोल्टेज देख लूँ तो देखिए दोस्तों, मैं ये रिले का कॉइल है, ये 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल ये और इसके ठीक सामने वाला ये दूसरा। दोस्तों ये रिले कॉइल के दोनों टर्मिनलों पे अगर बराबर वोल्टेज मिला तो समझ लेना ये रिले काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसकी वोल्टेज अब यानी एक पे ज़्यादा और एक पे कम मिल जाए तो ये रिले काम कर रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 12 मिल रहा है और फिर यहाँ पे भी 12 ही मिल रहा है, इसका मतलब ये रिले काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों इस रिले को ऑपरेट ऐसे नहीं हो सकता, यानी ये ऐसी तो काम कर गई है। इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें पल्स चाहिए। तो पल्स अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाया है जिसे रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोने में देखें ये वाला, तो ये रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ये जब तक ये ट्रांजिस्टर कार्य नहीं करेगा तब तक ये रिले कार्य नहीं करेगा। तो इस रिले को ऑपरेट कौन कराता है? इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए हमें यहाँ से यानी ये लॉजिक कार्ड के द्वारा पल्स मिलता है। तो इसमें अभी लॉजिक कार्ड मैंने जोड़ा नहीं है, लेकिन जब लॉजिक कार्ड जोड़ दूंगा तो अगर लॉजिक कार्ड सही होगा तो ये पल्स भेज देगा और पल्स भेजने के बाद ये रिले को ऑन कर देगा। लेकिन रिले को ऑपरेट करने के लिए मुझे इसमें बिजली भी देना होगा, यानी 220 वोल्ट भी AC देना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि रिले काम कर रहा है या नहीं। तो पहले दोस्तों अब मैं इसे एक लॉजिक कार्ड है, ये मैं लॉजिक कार्ड आपको दिखा दूं। ये इसका लॉजिक कार्ड है, UTL का लॉजिक कार्ड है, आप देख लीजिए। दोस्तों इस IC के बारे में मैं बता दूं
कि ये एक लॉजिक आईसी है जो कि प्रोग्रामेबल होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो कौन कौन से मुख्य सेक्शन हैं ये मैं थोड़े छोटे रूप में बता दूं कि ये जो लॉजिक आईसी है ये प्रोग्रामेबल होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर ओसिलेटर विभाग भी है, कंपैरेटर विभाग भी है, यानी ओसिलेटर सेक्शन भी इसी में है और कंपैरेटर भी इसी में भी है, और ये रिले को कट ऑफ करने का भी काम करता है। तो मैं इसे सप्लाई बन के जोड़ रहा हूँ और जोड़ करके फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्टेटस है दोस्त। तो मैं इसे सप्लाई बंद कर दिया और जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अगर मैं सप्लाई भी दे दूं तो ये एक्टिव नहीं होगा, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या ये कुछ रिस्पांस देता है या नहीं। अगर ये लॉजिक कार्ड ठीक होगा, काफ़ी हद तक ठीक होगा, तो यहाँ पे बैटरी की सप्लाई ऑन करते ही कुछ न कुछ एलईडी जलेगी। देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, एक बार देखते हैं। देखिए आपने यहाँ पे कुछ एलईडी आई थी और जल गई, जल करके बंद हो गई। ये लूज अगर होगा तो ये प्रॉपर नहीं बता पाएगा। देखिए ये एलईडी जल करके बंद हो गई और ये सिर्फ एक एलईडी ब्लिंक हो करके भी बंद हो गई। फिर से एक बार देख सकते हैं आप, लूज नहीं होना चाहिए। अक्सर ये ज़्यादातर गंदगी होने से या लूज होने से भी ये काम करना बंद कर देता है। देखिए ये जला, लेकिन अब ये मांग रहा है कि मुझे एसी दो, तो मुझे इसमें एसी जोड़ना होगा। तो दोस्तों अब हमें इसे बहुत ही केयरफुली देखना होगा, तब जाकर के ये चीज़ होगा। नहीं तो ज़रा सा भी गलती करेंगे तो इसमें और प्रॉब्लम हो सकता है और आपको शॉक भी लग सकता है। इसलिए बेस्ट ये है कि आप बहुत ही केयरफुली इसको जोड़ें। और जोड़ने के बाद अब गेट पे कितना पल्स आ रहा है, जो कि स्विचिंग मॉसफेट बार बार ख़राब होने वाला प्रॉब्लम था, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे दोस्त। तो मैं सबसे पहले सीरीज में जोड़ रहा हूँ और जोड़ करके फिर देखते हैं क्या हो रहा। तो आपको इधर भी देखना है एलईडी वगैरह के स्टेटस क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है या नहीं। अगर एलईडी स्टेटस यहाँ पे चेंज होगा तो अब तो ये सही मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। ये मैंने जोड़ दिए। और एक और देखिए एलईडी स्टेटस आप गौर से देखिए, लाइन इन के बारे में बता दिया इसने। ये कंटिन्यूअस एलईडी जलने लगी है। उसके बाद रिले की भी आवाज़ इसमें आई है और रिले की आवाज़ आप सुन सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये एलईडी जल चुकी है तो अभी देखिए फिर से एक बार और आवाज़ आई है इसमें, यानी ये मांग रहा है कि हमें स्विचिंग मॉसफेट दो, स्विचिंग मॉसफेट लगाओ तब मैं आगे काम करूँगा। लेकिन मैं अभी स्विचिंग मॉसफेट नहीं लगा सकता क्योंकि ये स्विचिंग मॉसफेट फिर से ख़राब हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हम मेन पॉइंट बता रहे हैं, इसे ध्यान से आप समझिए। दोस्तों मैं यहाँ पे स्विचिंग मॉसफेट खोल रखा हूँ। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि एसी वोल्टेज आ रही है या नहीं। आपको क्या करना है, गेट और सोर्स के बीच वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पे एसी वोल्टेज कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। जैसे देखिए 5 वोल्ट के आसपास आ रहा है एसी, ध्यान रहे एसी ही चेक करना है। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है उतनी वोल्टेज हमें यहाँ पर दूसरे वाले पिन पे भी मिलनी चाहिए, तब तो ये ओके है। ये रिले कट कट के ही आवाज़ कर रही है, इसीलिए आपको दिक्कत लग रहा है कि आ रही है जा रही है, क्योंकि वो सिग्नल मांग रहा। तो यहाँ पे वोल्टेज आपने देखा कि यहाँ पे अभी नहीं है और यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये 6 वोल्ट है, जबकि ये 5 से एबव नहीं होनी चाहिए। 5 से एबव होने का मतलब है कि ये स्विचिंग मॉसफेट को ख़राब कर देगा। और यहाँ पे भी लगभग 5 के आसपास आना चाहिए। देखिए यहाँ आ गया, लेकिन एक पे 5 है और एक पे 6 है, इसका मतलब अनबैलेंस हो जाएगा और स्विचिंग मॉसफेट हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर मैं अभी लगा दूँ स्विचिंग मॉसफेट तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमें समझना है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसे निकालना होगा और निकाल करके इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होगा, नहीं तो हमें शॉक लग सकता है। तो मैं डिस्चार्ज करके इसके बारे में कुछ आपको दिखाऊंगा दोस्त।
तो दोस्तों हमें क्या करना है, क्योंकि जैसा कि इसमें आपने देखा कि ये अनबैलेंस वोल्टेज है, यानी एक पे 6 वोल्ट है, एक पे 5 वोल्ट है, 1 वोल्टेज का अंतर है। अगर मैं मॉसफेट लगाऊं तो तुरंत खराब हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें टेस्ट किया हूं तो देख रहा हूं कि यहाँ पे जो रजिस्टर है ये आपको किसी ने गलत वैल्यू का लगा दिया है, जबकि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। आप देखिए ये वैल्यू अलग है। और यहाँ पर एक जीनर डायोड लगना चाहिए, ये भी मिसप्लेस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जीनर डायोड यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये मिसप्लेस है, यानी यहाँ तो लगा हुआ है, यहाँ पे मिसप्लेस है, ये यहाँ पे नहीं लगी हुई। और ये 50 ओम का रजिस्टर है, देखते हैं ये कितना बताता है। 50 ओम का रजिस्टर मैं चेक कर रहा हूँ। इसके लिए हमें ओम में जाना होगा और ओम में चेक करेंगे कि कितना ओम आ रहा। ये 55 ओम बता रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि ये 50 ओम का रजिस्टर है, 55 ओम शो कर रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि इसमें टोलरेंस है, टोलरेंस के हिसाब से तो सही है ये रजिस्टर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर स्विचिंग मॉसफेट बार बार खराब हो जाए तो गेट से जुड़े कंपोनेंट एक भी नहीं छोड़ना है, यानी प्रत्येक कंपोनेंट को चेक करना है। इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो उसे या उसका वैल्यू मिसप्लेस हो जाए तो आपको हर हालत में चेंज करना है। नहीं तो अगर आपने थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो स्विचिंग मॉसफेट एक ओवर हीट होगा और एक कम हीट होगा, जिसके कारण क्या होगा, स्विचिंग मॉसफेट बार बार खराब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो कमियां मुझे नज़र आई है। जैसे कि यहाँ पे एक डायोड लगता है, जैसा आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये खराब हो रहा था। हालांकि यहाँ पे शायद शॉर्ट होगा तभी खोला गया है। अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आएगा तो मैं इसको पूरी तरह से लगा करके और इन्हें चेक करके ही मैं नया मॉसफेट लगा करके इसे चला के दिखाऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताया है, जैसे कि स्विचिंग मॉसफेट खराब हो रहा है तो क्या क्या ध्यान रखें। एक बार फिर से उसको हम थोड़ी सी समझाना चाहता हूं आपको छोटे से तरीके से, कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्विचिंग मॉसफेट बार बार खराब हो रहा है तो किन किन बातों को ध्यान देना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये मॉसफेट है। अगर ये मॉसफेट स्विचिंग के रूप में यूज किया गया है, चाहे वो कहीं भी लगा हो, जरूरी नहीं कि आपके चार्जर में हो सकता है कि वो कंट्रोलर में भी लगा होगा। तो कंट्रोलर में लगा हो तो भी स्विचिंग मॉसफेट क्यों खराब होता है, इसके रीजन जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक मॉसफेट के अंदर एक प्रोटेक्शन डायोड लगा होता है ड्रेन और सोर्स के बीच। तो इसके खराब होने के रीजन मुख्य रूप से 3-4 होते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी। पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी एक तरह से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक तरह से सिग्नल अगर बढ़ जाए तो खराब हो जाएगा, ये पहला रीजन। उस सिग्नल को आप कैसे चेक करेंगे? उस सिग्नल को चेक करने के लिए आपके पास CRO या DSO होना चाहिए, जो हमारे यहाँ मौजूद है। हम बड़ी आसानी से उस सिग्नल को चेक कर लेते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये सिग्नल है। लेकिन अगर आपके पास अगर DSO नहीं है तो भी आप मीटर के द्वारा सिग्नल चेक कर सकते हैं, बशर्ते एक अनुभवी आदमी की ज़रूरत है। वो मीटर ही CRO की तरह काम कराएगा। हाँ, इतना कह सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी बन रही है या सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है ये जरूर बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है बाय मल्टीमीटर से, जो कि हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट दिखाता है, मैं दिखाता हूँ बच्चों को। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके गेट के वोल्टेज कितना होना चाहिए। अगर गेट की वोल्टेज दोस्तों इसके और इसके बीच अंतर कम से कम 2 वोल्ट तक है तब तो खराब नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा, यानी सोर्स और गेट के बीच अगर 5 वोल्ट 6 वोल्ट का अंतर हो जाए तो फिर ये मॉसफेट को खराब होने से आप नहीं रोक सकते। यानी दूसरा होता है गेट की वोल्टेज, वोल्ट ओके होना चाहिए। पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा गेट की वोल्टेज। तीसरा होता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, यानी गर्म ज़्यादा होगा तो भी ये खराब होगा।
ये 3 पॉइंट हो गए। और चौथा होता है एम्पियर, यानी इसके ड्रेन पर कितना एम्पियर चलना चाहिए ये आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। अगर गलती से भी अगर इसने एम्पियर अधिक खींचा तो ये मॉसफेट खराब हो जाएगा। तो एम्पियर कैसे चेक किया जाता है? मल्टीमीटर के द्वारा ड्रेन का एम्पियर क्या होता है, गेट का एम्पियर क्या होता है, सोर्स का एम्पियर क्या होता है, ये सारा प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाया जाता है दोस्तों। प्रैक्टिकली वो एम्पियर चेक करने का तरीका आपके साधारण मीटर से भी बताया जाता है, लेकिन उसका प्रोब कैसे रखना है, कैसे एम्पियर चेक किया जाता है, कितना एम्पियर आना चाहिए जिसे हम ओके मानते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती। इसके बाद मान लीजिए आपने एम्पियर, टेम्परेचर और सिग्नल और वोल्टेज सारा ओके है, इसके बावजूद भी अगर ख़राब होता है तो याद रखिए इसके प्रोटेक्शन में कुछ लगे होते हैं। यानी कुल मिलाकर के गेट से जुड़े कंपोनेंट में ज़रा सा भी अनबैलेंस हुआ, यानी उसकी वैल्यू अगर बढ़ गई या घट गई तो निश्चित रूप से वो मॉसफेट खराब होगा। इसके अलावा एक और रीज़न होता है, जैसे कि आपने अलग अलग कंपनी का मॉसफेट लगाया, नंबर भले सेम हो लेकिन अलग अलग कंपनी का लगाया तो ये मॉसफेट खराब हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मॉसफेट सेम कंपनी का लगाया उसके बाद भी खराब हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर ये माना जाएगा कि आपने अच्छी क्वालिटी का मॉसफेट नहीं लगाया। तो इन बातों का आप ध्यान देते हैं तो अब तो मॉसफेट जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने मॉसफेट अच्छी क्वालिटी का लगाया है और ये सारा चीज़ यानी वोल्टेज, टेम्परेचर, सिग्नल और एम्पियर भी ठीक है, इसके बाद भी खराब होता है। इसका मतलब है ड्राइवर विभाग आपका काम नहीं कर रहा, यानी ड्राइवर विभाग को जो स्पीड चाहिए काम करने का या जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं कर रहा। उसके बाद अगर इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम नहीं दूर हो पा रही है तो फिर हमें ओसिलेटर विभाग में आना होगा। यानी ओसिलेटर विभाग में जो ओसिलेटर कैपेसिटर होता है, अगर उसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई तो भी आप इसको नहीं ठीक कर पाएंगे। तो वो ओसिलेटर कैपेसिटर कौन है, हम कैसे पहचानते हैं, या हम कोई नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स का एक्चुअल वैल्यू मिट जाए तो उसको हम कैसे मीटर से पढ़ेंगे, इसकी भी जानकारी दी जाती है। तो मैं आपको सहायता करना चाहता हूं इस लाइन में। अगर आपको मॉसफेट बार बार खराब हो जाए तो किन किन बातों का ध्यान देना है एक बार फिर से देख लीजिए। पहले तो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपको गेट का वोल्टेज जो एक्यूरेट होना चाहिए, टेम्परेचर भी लगभग 110 या 120 के आसपास होना चाहिए, आपके पास टेम्परेचर मीटर भी होना चाहिए, तब आप उसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एम्पियर मीटर। ये सारी बातों का अगर आप ध्यान दे दें तो फिर ये मॉसफेट खराब नहीं होगा। और मॉसफेट से जुड़े कंपोनेंट भी सही होने चाहिए, चाहे वो ड्रेन से या गेट से या सोर्स से। तो दोस्तों, मुझे इस वीडियो में मेन पॉइंट था, मैंने आज ये बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।